Hello students, welcome back to my YouTube channel Cap of Education. Today we are going to explain our very first chapter Indian Civilization and Culture in Hindi. So let's get started. आज हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो रेनबो पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर है उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। किसी भी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं समझे रहोगे, आपको पता नहीं होगा कि किसी भी चैप्टर में बताया क्या गया है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है बनाने में बहुत दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा और आप याद नहीं कर पाओगे। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेरे ये पूरे चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लोगे तो उसके बाद आप जितना ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा वो सभी ऑब्जेक्टिव आप बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे। उसके आंसर को देखोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ ये इसका आंसर होगा और उसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. कहने का मतलब है कि मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म हुआ है 1869 में इसमें और 1948 में उनका जो है देहांत हो गया, जिन्होंने लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें उसके बाद एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ये जो हैं राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। बस आप हिंदी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनते जाइए। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन पिंक में ही दिखेगा। उसके बाद जब पैराग्राफ आएगा तो उसमें 2 कलर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है उसको बस ध्यान से सुनिए, पूरे चैप्टर को अच्छे से सिर्फ समझते जाइए कि इसमें बताया क्या गया है। तो पहला में क्या बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म हुआ 1869 ईस्वी में, देहांत 1948 ईस्वी में, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। चलिए आगे का इंट्रोडक्शन है। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। मतलब कि वो सत्य के बहुत बड़े पुजारी थे और अहिंसावादी इंसान थे। वो झगड़ा नहीं करते थे और ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने देश को आज़ाद दिलाने के लिए सत्य का सहारा लिया और अहिंसा का सहारा लिया। वो कोई भी हिंसा नहीं किए, कोई भी झगड़ा नहीं किए और इसी तरीके से भारत को उन्होंने जो है आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया। आगे है इंट्रोडक्शन पार्ट में। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। मतलब 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। मतलब समझिए ये लाइन में कहना क्या चाह रहा है कि 1915 से 1948 ईस्वी तक जो है ना वो पूरे तरीके से एक्टिव थे, भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। उसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के द्वारा क्या किया गया, गांधी जी का हत्या कर दिया गया। आगे इंट्रोडक्शन पार्ट में कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ and the numerous articles that he wrote for Young India and speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। पूरे लाइन को अच्छे से समझिएगा। उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है, यहां जो ऑटोबायोग्राफी शब्द है इसका मतलब होता है आत्मकथा। उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए वे सब उन्हें
ना केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। मतलब उन्होंने एक जो आत्मकथा लिखा है अपने ऊपर, जो जीवनी पे लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके बाद जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, है ना, विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया है, ये सब बताता है कि वो जो अंग्रेजी के एक बहुत ही मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर थे। चलिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो टुकड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी टॉक्स अबाउट द sound foundation of India, civilization which had successfully withstood the passage of time, the Western civilization which has the tendency ये लिखा हुआ है, tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the मोरल बीइंग्स। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं जिसने समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से सामना किया है। भौतिकता को पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बताया गया है इसमें कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, उसी का एक टुकड़ा है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता मशीनों को पूजता है, वो हमारे एंसेंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है उसका उससे क्या तुलना किया जा सकता है। हमारी सभ्यता सबसे अलग और सबसे खूबसूरत है, यही बात उन्होंने इस स्टोरी में बताया है। चलिए अब स्टार्ट होता है पैराग्राफ नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ नंबर 1। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। Nothing can be equal that seeds sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized, and of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। इसमें क्या कहते हैं समझिएगा। मेरा मानना है कि, मतलब गांधी जी का मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, भारत में जो सभ्यता विकसित हुआ है वह दुनिया में अपराजय है, मतलब उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी नहीं कर सकती है। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता बना के हमें दिया है उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। रोम गुजर गया, ग्रीस ने भी वही भाग्य साझा किया, फारस की ताकत टूट गई, जापान पश्चिमी हो गया, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत अभी भी किसी ना किसी तरह नींव पर टिका हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ जगहों का नाम लेते हुए कहते हैं कि रोम भी अपनी पुरानी सभ्यताओं को खो गया और आधुनिक हो गया, चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता, जापान भी आधुनिक हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, पश्चिमी सभ्यता मतलब आधुनिक सभ्यता हो गया, मशीन को पूजने वाला। ग्रीस वगैरह के बारे में कुछ, यूरोप भी जो है वो ग्रीस और रोम को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सब जो है आधुनिक सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारा भारत का जो सभ्यता है वो आज भी अपने नींव पर टिका हुआ है और आज भी हम अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं, उसको मानते आ रहे हैं, आज भी उसका वही आदर और सत्कार है, यही कह रहे हैं। इसी पैराग्राफ का कुछ अंश है। The people of Europe learned their lesson from the writing of the men of Greece, or Rome, which exists no longer in their former glory. In trying to learn from them,
the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece or Rome, search in their pitiable condition. मतलब क्या कहते हैं कि यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपने सबक सीखते हैं। यूरोप के लोग जो वो रोम और ग्रीस करता है वही उसी से अपना सबक सीखते हैं, जो अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में ही नहीं है, मतलब पुरानी सभ्यता उन लोगों का खो चुका है। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी दयनीय स्थिति है। मतलब ग्रीस रोम से सीखने के बाद यूरोप के लोग सोचते हैं कि हम इन गलतियों से बचेंगे और हम अपनी पुरानी सभ्यताओं को कायम रखेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सब उसी रास्ते पर निकल गए हैं, आधुनिक रास्ते पर, और मशीनों को पूज रहे हैं। लेकिन हम आज भी पवित्र हैं और हमारी सभ्यता आज भी महान है, हमारी संस्कृति आज भी महान है। यही गांधी जी कहते हैं। अब आए हम लोग पैराग्राफ नंबर 2। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। यहां पे HER हर होगा। इट हैज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट any changes. It is a charge really against our merit. मतलब कह रहे हैं कि इन सब के बीच भारत अडिग है। मतलब कि इतनी सभ्यताएं आधुनिक हो गई, मशीनों को पूजने लगी, लेकिन भारत अडिग है, अड़ा हुआ है, आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को फॉलो करता है, कल्चर को फॉलो करता है। और यही उसकी महिमा है, यही उसकी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के खिलाफ यह आरोप है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और यहाँ पे अडिग होगा। अडिग मतलब होता है इमूवेबल। कहने का मतलब कि हम पे आरोप लगाया जाता है कि हम लोग असभ्य हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग को ज्ञान नहीं है, हम लोग अडिग हैं, बहुत ही किसी बात को बस मान लिए तो मान लिए वाले हैं। उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना असंभव है। ऐसा नहीं है, हम बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी सभ्यताओं को खोना नहीं चाहते हैं। हम वो आदर सत्कार जो हमें मिला है हमारे पूर्वजों से, उसे हम खोना नहीं चाहते हैं। और आधुनिक सभ्यता वाले समझते हैं कि हम लोग असभ्य हैं, लेकिन हम लोग असभ्य और अज्ञानी नहीं हैं, हम लोग भी बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। चलिए नेक्स्ट इसी में है आगे। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust dear advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. कहने का मतलब कि हमने अनुभव की निहाई पर जिसका परीक्षण किया है और सही पाया है। मतलब कि आधुनिक सभ्यता वाले सोचते हैं कि लोग जो है बुर्बक है, अज्ञानी है, तो ऐसा नहीं है। हमने भी बहुत कुछ हासिल किया है और हमने जो करना चाहा है उसे हमने कर दिखाया है। हम उसे बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम अपनी सभ्यताओं को, संस्कृति को बदलना नहीं चाहते हैं। कई लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं। बहुत ही आधुनिक सभ्यता के लोग क्या कहते हैं, वो अपना सलाह देते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वह स्थिर रहती है, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। यही इसकी सुंदरता है। हमारी उम्मीदों का रक्षक है। मतलब कि हम अपनी सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं, लोगों जो बात कर रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं है, और यही हमारी सुंदरता है। और हमारी उम्मीदों का जो रक्षक है हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent means good conduct. इसका मतलब होता है कि सभ्यता आचरण की वह विधा है
जो मनुष्य को कर्तव्य पथ दिखाती है। कहने का मतलब कोई भी सभ्यता आचरण, हमारे आचरण से जुड़ा होता है। हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब हमें सभ्यता सिखाती है। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारी वासना पर महाभारत हासिल करने जैसा है। ऐसा करते हुए हम खुद को जान पाते हैं। सभ्यता के गुजराती समक्ष का अर्थ है अच्छा आचरण। मतलब गुजराती में कहें तो सभ्यता का मतलब है अच्छा आचरण। अगर इंसान का आचरण, इंसान का व्यवहार सही है, मतलब कि वह एक सभ्य इंसान है। यही हमारी सभ्यता हमें सिखाती है और यही सभ्यता का मतलब होता है। पैराग्राफ नंबर 4 है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट then India, as so many writers have shown, had nothing to learn from anybody else and this is as it should be. यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि लेखकों ने बताया है, किसी और से कुछ नहीं सीखना है और यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। मतलब लेखकों ने जैसे भारत को महान बताया और इसकी सभ्यताओं को बताया है, बस वैसा ही भारत है। हमें किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इस महान सभ्यता को फॉलो करना है, यही गांधी जी कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 है, वी नोटिस्ड दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। हम लोगों ने नोटिस किया है, हम लोगों ने देखा है कि मन एक बेचैन पक्षी है। हमारा मन सही में बेचैन पक्षी होता है। जितना इसे दीजिएगा ये बोलेगा मुझे और चाहिए। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। द मोर वी इंडल्ड इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। कहते हैं हम पाते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं। मतलब कि हम जितना लालच करते जाते हैं, क्या होता है, उतना ही क्या होता है, देखते हैं पाप जो है वो बढ़ता जाता है। वही इसका मतलब है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे भोगों की सीमा तय की थी। मतलब कि हमें कितना लिमिट में रहना चाहिए, कितना लालच करना चाहिए और किन चीज़ जो जितना बस ज़रूरी है, जितना से गुजारा हो जाए उतना ही हमें करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक मानसिक स्थिति है। मतलब ज़्यादा अधिक इंसान जब खुश हो जाता है तो ये उसके लिए उसका मानसिक स्थिति हो जाता है। मतलब वो पागल भी हो सकता है। इसीलिए इंसान को ना तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ही ज़्यादा दुखी होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए और हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हमारा सभ्यता है। पैराग्राफ नंबर 6 है, अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life coordinating competition. इसको समझिएगा अच्छे से। एक आदमी अमीर है तो जरूरी नहीं कि वह खुश हो। हम जानते हैं कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है, लालच करके बहुत पैसे वाला बन गया, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो खुश होगा। या वह गरीब है तो ज़रूरी नहीं कि दुखी हो, और जो लोग गरीब हैं ज़रूरी नहीं कि वो दुखी होंगे। अक्सर अमीर दुखी और गरीब खुश दिखते हैं।
देखा गया है कि अक्सर जो है अमीर लोग खुश होते, बहुत दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, और गरीब जो है चद्दर टान के सूतल रहता है। उसके बाद है, क्या है, हाँ, लाखों लोग हमसे हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि लाखों लोग जो है हमेशा गरीब ही रहेंगे। यह सब देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा, मतलब कि ज़्यादा खुशी से और लालच से दूर रखा। हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हलों से काम चलाते हैं, है ना। हम अभी भी हल से काम चलाते हैं, हलों का यूज़ करते हैं, मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हमने उसी तरह से झोपड़ियों को बरकरार रखा है जो हमारे पास पूर्व समय में था, और आज हम उसी झोपड़ियों में रहते हैं जो हमारे पास पहले था। और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसी ही है, और हम जैसे स्वदेशी पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते हैं, पीपल के छाँव में। और हमारे यहाँ जीवन का क्षरण करने वाले प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जो हमें परेशान करे, जो हमें परेशान करे, वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये बताया है उन्होंने कि हम आज भी जो है वही पुरानी सभ्यताओं में जी रहे हैं, वही झोपड़ियों में रहते हैं, उसी हल का यूज़ करते हैं। ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि इससे लोग जो है सेहतमंद भी रहते हैं और खुशी भी होती है। ज़्यादा लालच इंसान को जो है वो दुखी बना देता है। इसी का है, each followed his own occupation or trade and charged a regular wages. It was not wage, regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fibers. They therefore, after due to deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. इसको समझते हैं। सभी अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का अनुकरण करते हैं। सब अपने अपने ज़िंदगी में मस्त हैं, अपने अपना व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और एक नियमित मजदूरी लेते हैं, और नियमित मजदूरी लेकर काम करते हैं। ऐसा नहीं था कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था, हम भी मशीनों का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, अगर हम मशीनों को आविष्कार करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्र को खो देंगे, और अपना जो एक सही जिम्मेदारी है उसे हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उचित विचार विमर्श के बाद फैसला लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं, है ना। हाथ पैर से, इससे बड़ा मशीन और कुछ होता नहीं है। इससे करने से, हाथ पैर से कोई काम करने से हमेशा स्वस्थ रहता है इंसान। उन्होंने देखा कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य हमारे हाथ और पैर के उचित उपयोग में निहित होता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो खुशी है और हमारी जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ पैर से काम करने से ही है। ज़्यादा मशीनों का यूज इंसान को बीमार बना देता है और दुखी बना देता है, यही चीज़। तो पूरे अभी तक जो 6 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, 6 पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सभ्यता खूबसूरत है। हमें जो है अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो है अभी भी उन्हीं हलों से जो है खेत वगैरह जो जुताई होता है वो करना चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा खुशी हमें नहीं तलाशना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है। हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब अपना जो रहन सहन है वो बहुत ही सिंपल साधारण सा होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति सभ्यता सिखाती है, जो कि आधुनिक सभ्यता इससे बिल्कुल उलट है। तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग आधुनिक सभ्यता के बारे में भी देखेंगे कि आधुनिक सभ्यता क्या है, वो किस तरीके से इससे अलग है ना, और उसमें किस तरीके का गंदगी भरा हुआ है। ठीक है, तो और भी हमारे सभ्यता के विषय में, गांव वगैरह के विषय में गांधी जी ने बात किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे गांधी जी ने क्या बताया है अपनी सभ्यता के बारे में,
तो उसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर और जो है बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। और आप लोग जो है, जो भी लोग 12th का 2022 का पूरा कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उससे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। आपको पूरा ग्रामर, पूरा बुक जो है बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए जो है आपका सपोर्ट बस चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हमारे ग्रुप से जुड़ के आप पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम फिर मैथ का भी कोर्स ला रहे हैं, तो मैथ का भी कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।